how to solve legal reasoning question, how to solve fact principle questions, case study based questions कैसे solve करने हैं. These are the common doubts that keep coming up. And here I am in this video. I'm going to tell you कि ये fact principle वाली questions कैसे solve करते हैं, how to solve these legal reasoning questions. Hi guys, I'm Ayushi, your mentor for law entrance exams, and welcome to Law Digest. Now basically fact principle based questions, legal reasoning questions, they are given to you in this manner. How are you supposed to solve them? Please understand, सबसे पहला रूल यही है, मैं हमेशा बोलती हूँ, I always tell you that in such questions you have to go by the principle only. Do not imagine anything, do not introduce anything from your end, do not bring in your common logic, common sense here. Just forget your common sense, forget the law. आप बहुत सारे एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, आप एग्जाम्स के लिए पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आईपीसी क्या कहता है, टॉट क्या कहता है, बहुत सारी लीगल चीज़ें आपको पता लगेंगी. एंड इट मे और मे नॉट हैपन कि जो प्रिंसिपल आपको इन क्वेश्चंस में दिया हुआ है इट इज़ इन कन्फर्मिटी विद वॉट एवर यू हैव स्टडीड. सो फॉरगेट ऑल ऑफ दैट. ये वाले प्रिंसिपल्स दे आर मेंट टू चेक योर रीजनिंग एबिलिटी, कि जो आपको चीज़ें दी हुई हैं, जो आपको सिचुएशन दी हुई है, उस सिचुएशन में आप अपनी रीजनिंग किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, हाउ वेल यू कैन जज द सिचुएशन यूजिंग योर बेसिक रीजनिंग दैन यूजिंग एनीथिंग एल्स, योर नॉलेज ऑफ लॉ or assuming things, because mostly law में वो they want to check you कि depending on whatever information is given can you come to a reasonable conclusion. इस क्वेश्चन में बेसिकली यही होता है, प्रिंसिपल दिया होता है. सो प्रिंसिपल यू कैन कंसिडर एज द लॉ. सो प्रिंसिपल इज you take it as whatever the law is stating so and so, then they will give you a factual situation. एक केस देंगे आपको कि ऐसा ऐसा है. अब ये वाले जो लॉ आपने पढ़ा है, जो प्रिंसिपल पढ़ा है, ये आपको फैक्ट्स पर लगा के एक कंक्लूजन पे पहुंचना है. कंक्लूजन में भी ये हो सकता है कि बहुत क्लोज ऑप्शंस होंगे, कंफ्यूजिंग ऑप्शंस होंगे, बट देन यू हैव टू कम टू अ रीजनेबल कंक्लूजन. जो मोस्ट एक्यूरेट कंक्लूजन है वो आपको चूज करना है. Now, for example, let us start with this. Principle यहाँ पर क्या कहता है? Principle here says that where one party to the contract was in a position to dominate the decision of other party. So दो parties हैं contract में. इसको break down करके समझेंगे. अगर आपको language tough लग रही है, you're finding this language tough, try to break it down. Here, how will we break down? Where one of the parties to a contract, वन ऑफ द पार्टीज मतलब दो पार्टीज या दो से ज़्यादा पार्टीज हैं कॉन्ट्रैक्ट में. नाउ हियर द सिचुएशन इज कि एक पार्टी जो है वो ऐसी पोजीशन में है कि वो दूसरी पार्टी को डोमिनेट कर सकती है. इट कैन डोमिनेट द विल ऑफ द अदर पार्टी. देन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्फोर्सिएबल है. कैसे, कब? सो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिबल है को ब्रेक डाउन करेंगे. अगर मेंटली हम सोचें कि कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स किया जा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट जो बनाया गया था उसको, उसमें जो ड्यूटीज थी वो परफॉर्म करने को बोला जा सकता है, कब? एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी. सो दोनों पार्टीज की नहीं, एक पार्टी के ऑप्शन पे. किस पार्टी के ऑप्शन पे? जिस पार्टी की पोजीशन ऐसी थी दैट इट कैन डोमिनेट द डिसीजन ऑफ द अदर पार्टी. सो वो जो पार्टी है, जो डोमिनेंट पार्टी है, वो डिसाइड करेगी कि कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स किया जाएगा या नहीं. ये हमने प्रिंसिपल समझ लिया. फैक्ट्स देखते हैं. फैक्ट्स में क्या है कि एक डॉक्टर है, वो अपने पेशेंट को, एक पेशेंट आता है उसके पास, वो उस पेशेंट को बोलता है कि उस पेशेंट को बेसिकली फीवर है. नाउ फीवर इज बेसिक, वी अंडरस्टैंड फ्रॉम द बेसिक नॉलेज कि आप दवाई देंगे उसको, वो ठीक हो जाएगा. यहाँ पर वो डॉक्टर उससे कह रहा है कि आप मेरे को 10 लाख रुपीज दो अगर आपको अपना फीवर सही कराना है तो. So this is unjustified. This doctor is in the position to dominate this patient. कैसे? Because the patient obviously वो patient जो है वो helpless है, fever में है, एंड डॉक्टर उससे ऊपर से 10 लाख रुपीज मांग रहा है. सो वी कैन सी ये जो क्वेश्चन में जो यहाँ पर लॉ दिया हुआ है उसके स्टार्टिंग के जो फैक्ट्स हैं वो फुलफिल हो रहे हैं कि डोमिनेटिंग पोजीशन में कौन है? डॉक्टर. अब यहाँ पर क्या होता है, पेशेंट इसमें से 5 लाख रुपीज ऑलरेडी दे देता है डॉक्टर को, एंड द पेशेंट सेज बाकी का अमाउंट मैं आपको ट्रीटमेंट के बाद दूंगा. अब जब ट्रीटमेंट हो जाता है, पेशेंट रिकवर्स फ्रॉम फीवर, नाउ द डॉक्टर डिमांड्स द बैलेंस ऑफ 5 लाख. पेशेंट जो है ही रिफ्यूजेस टू पे.
नाउ द सिचुएशन इज, क्या पेशेंट को 5 लाख रुपीस देना मैंडेटरी है, कैन ही बी कंपेयर्ड, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये इन्फोर्स किया जा सकता है या नहीं, ये हमको बताना है। अगर हम ऑप्शंस देखें, कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इन्फोर्सिएबल विदाउट द कंसेंट ऑफ द पेशेंट। अब यहाँ पर ऐसा कुछ लॉ में गिवन नहीं है, लॉ में ऐसा कुछ नहीं बोला है कि जो पार्टी डोमिनेट करी जा रही है, हु इज फेसिंग द डोमिनेशन फ्रॉम द अदर पार्टी, उसके किसी कंसेंट की जरूरत है, तो ये हमारा रूल आउट हो गया। देन कॉन्ट्रैक्ट इज इन्फोर्सिएबल अगेंस्ट द डॉक्टर, अगेंस्ट द डॉक्टर मीनिंग कि पेशेंट को 5 लाख रुपीस देने की जरूरत नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डॉक्टर को उसकी ड्यूटी परफॉर्म करनी थी वो कर दी, ऐसा भी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इन्फोर्सिएबल एज डॉक्टर वॉज इन डोमिनेटिंग पोजिशन, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज लॉ उल्टा कह रहा है, लॉ इज सेइंग जो डोमिनेटिंग पोजिशन में है वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स करेगा, ये कह रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं इन्फोर्स करेगा। Then finally the contract is enforceable against the patient by the doctor, ये correct answer है, because doctor dominating position में है and he can enforce the contract against the patient because he is in the dominating position and he can enforce it as per the principle given in the question. I hope this is clear to you. एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। नाउ द क्वेश्चन हियर इज, penal laws जो हैं they provide that whoever voluntarily has carnal intercourse against the order of the nature with any man or woman shall be punished for it. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी वॉलेंटरली अपनी खुद की मर्जी से कार्नल इंटरकोर्स में एंटर करता है, दिस इज नॉट सेक्सुअल इंटरकोर्स, दिस इज कार्नल इंटरकोर्स दैट इज अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द नेचर, देन इट इज एंड ही डज सो विद एनी मैन और वुमन, उस केस में वो जो एक्ट है वो रेप होगा एंड उसको पनिश किया जाएगा। फैक्चुअल सिचुएशन क्या है, पुलिस ऑफिसर है, ही फाउंड अ मैन engaged in a criminal in a carnal intercourse with an animal. So पुलिस ऑफिसर को कोई एक आदमी मिला है जो कार्नल इंटरकोर्स में एंटर करता है विद एन एनिमल, पुलिस ऑफिसर उस आदमी को अरेस्ट करता है और कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करता है। तो अब इस केस में क्या लाइबिलिटी बनती है, कोर्ट विल पनिश द पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर को क्यों पनिश करेगा कोर्ट, ना क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया है, तो दिस इज नॉट करेक्ट। कोर्ट विल नॉट पनिश द पुलिस ऑफिसर, यहाँ पर पुलिस ऑफिसर की बात नहीं है, यहाँ पर उस मैन की बात है जो पुलिस ऑफिसर को मिला है, तो पुलिस ऑफिसर की कोई लाइबिलिटी नहीं है, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। कोर्ट विल नॉट पनिश द मैन फॉर रेप, वाई, दिस इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज यहाँ पर द पर्सन इज हैविंग कार्नल इंटरकोर्स विद एन एनिमल। नाउ यू मे फील, आपका लॉजिक ये बोलेगा कि एट द एंड ऑफ द डे ही इज हैविंग अ कार्नल इंटरकोर्स एंड एनिमल के साथ है, तो चाहे मैन हो, वुमेन हो, एनिमल हो, ये सभी लिविंग बीइंग्स है, आप किसी के साथ ऐसा फोर्स नहीं कर सकते हो, ये गलत है, दिस शुड बी पनिशेबल। यू माइट से दैट कोर्ट विल पनिश द मैन फॉर रेप, बट here if you will see the principle says that it shall be with any man or a woman, animal का यहाँ पर कुछ भी mention नहीं है। तो ऐसी situations में even though this situation may seem absurd to you and real life में आपको लगेगा कि नहीं ये तो punish किया जाएगा, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के हिसाब से आपको लगेगा, इक्वालिटी के हिसाब से आपको लगेगा, बट ये सब चीज़ें आपको यहाँ नहीं लानी है। You do not have to get all these moral and social things here or your knowledge of law here because 377 में even bestiality is punishable, ये आप नहीं लाएंगे यहाँ पे। यहाँ पर आपको सिर्फ प्रिंसिपल के बेसिस पे चलना है, even though the principle may seem absurd, just stick to the principle। यहाँ पर आपकी सिर्फ रीजनिंग चेक हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पर आंसर सी ही बनेगा। he will not be punished for rape। so इसी के साथ I hope I was able to clear this for you। बहुत से students बहुत answers गलत कर लेते हैं इसी वजह से। this is what I want to tell you, that you have to stick to the principle and the facts if you want to practice more such questions। I have a module on this on legal reasoning available on my website www.lawdigest.in। not just legal reasoning, legal aptitude, English, maths, logical reasoning, everything we cater to all your important examinations and सारे ही modules वहाँ पर available हैं।
आप देख सकते हैं वहाँ पर फॉर प्रैक्टिस। आई होप अब आपको क्लैरिटी आई होगी लीगल रीजनिंग पे। जस्ट इन केस कोई डाउट रहता है, कुछ इशू है, ड्रॉप डाउन द सेम इन द कमेंट बॉक्स बिलो। अपनी लीगल करियर की प्रेपरेशन के लिए, एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रेपरेशन के लिए, करंट अफेयर्स के लिए, गाइडेंस के लिए इस चैनल को ज़रूर फॉलो करिए, सब्सक्राइब कीजिए इफ़ यू आर अ न्यू विजिटर, एंड ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर इंस्टेंट लीगल अपडेट्स।